आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए समर्पित होंगे। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी या कर्नाटिक वॉर भी कहते हैं। कर्नाटिक वॉर तीन हैं, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर और थर्ड कर्नाटिक वॉर। आज हम लोग फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के ऊपर डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं जब अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस हो रहा है, यानी यूरोपियंस का आगमन जब कहीं ना कहीं भारत की तरफ होता है, तो मेन जो चीज़ कहीं ना कहीं उनके आने का है वो है ट्रेड। यानी वो पूरी तरह से एक व्यापारिक कंपनियां हैं, ट्रेडर हैं। लेकिन जब भारत में लोग ट्रेड करते हैं तो स्वाभाविक रूप से इनमें आपस में डिस्प्यूटेड होते हैं, विवाद होते हैं, और जिसके कारण से छोटे मोटे जो है वॉर भी इनमें होता है। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि पुर्तगीज और एक तरह से डच भारत के इस कमर्शियल कंपटीशन से अपने को अलग करते हैं, और बाद में अंग्रेज यानी इंग्लिश और फ्रेंच यहां रह जाते हैं, और निश्चित रूप से भारत की पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं, और वहीं से उनके बीच में एक स्ट्रगल होता है, एक संघर्ष होता है, एक राइवलरी का जन्म होता है, और वहीं से कहीं न कहीं तीन कर्नाटक वॉर हमको देखने को मिलेंगे। तो इसी संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा आज की क्लास को लेकर बात करेंगे। तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात अगर करें तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी, और हम लोग यहीं से अपनी चीज़ों को अगर लेकर शुरू करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। अब इस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मैंने अभी कहा कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइवलरी यानी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, यानी कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या एंग्लो फ्रेंच प्रतिबंधिता, प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं, संघर्ष भी कह सकते हैं। तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के ऊपर हम बात करेंगे, और यहीं से कर्नाटिक वॉर्स की शुरुआत होती है। यानी कर्नाटिक वॉर्स की यहीं भी शुरुआत होती है, कर्नाटिक वॉर। मैंने अभी कहा कि तीन कर्नाटक वॉर्स होंगे, लेकिन हम लोग जो है फर्स्ट कर्नाटक वॉर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जितने भी कंपनियां यहां पर आ रही हैं, मैंने अभी कहा कि लोग ट्रेडर हैं, और जब ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा इनका क्रम अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले पुर्तगीज आते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि पुर्तगीज सबसे पहले आए। तो इस तरह से अगर देखें तो पुर्तगीज सबसे पहले आते हैं, जिनको हम पुर्तगाली भी हिंदी में कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पुर्तगीज सबसे फर्स्ट आते हैं। 1498 में वास्को डी गामा साहब आए, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो डचों की बात कर लेते हैं। तो डच लोग आ रहे हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो डच भी आ रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं इंग्लिश आएंगे, और उसके बाद फ्रेंच आएंगे। तो यहां पर ब्रिटिश की बात कर लिया जाए तो तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं, और चौथे नंबर पर अगर बात करते हैं तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है सर। अब इस तरह से अगर हम देखते हैं तो पुर्तगीज, डच और ब्रिटिश, फ्रेंच और भी लोग आए, लेकिन मैन जो है कहीं ना कहीं यही जो है एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्या है? ट्रेड कंपनीज है, ट्रेडर हम कह सकते हैं। इनको हम ट्रेडर कह सकते हैं कि व्यापारी कंपनी है, और स्वाभाविक रूप से जब व्यापारी कंपनी है तो इनके बीच में छोटे मोटे वॉर होते रहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब एक ही देश से संघर्ष करना होगा, एक ही देश से ट्रेड करना होगा, व्यापार करना होगा, तो उनमें संघर्ष तो लाजमी है। तो यहां पर छोटे मोटे इनके बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर चलते रहते हैं। इन कंपनियों के बीच में जो ये चार कहीं ना कहीं ट्रेडर कंपनियां हैं, इनके बीच में छोटे मोटे ट्रेड वॉर चलते रहते हैं। क्यों? कमर्शियल कंपटीशन, व्यापारी कहीं न कहीं एक तरह से प्रतिस्पर्धा है। यह सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड वॉर के पीछे कारण जो है वो कहीं न कहीं एक तरह से कमर्शियल कंपटीशन है सर। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये कमर्शियल कंपटीशन का मामला है, और इसके कारण से कहीं न कहीं इनके बीच में डिस्प्यूट होगा, और जब डिस्प्यूट होगा, विवाद होगा, तो निश्चित रूप से छोटे मोटे ट्रेड वॉर होंगे, और छोटे मोटे ट्रेड वॉर होंगे तो कहीं ना कहीं इसी का परिणाम आज हम लोग जो है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के ऊपर, या कहीं कि आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा के रूप में या संघर्ष के रूप में हम लोग पढ़ने की शुरुआत करेंगे। लेकिन यहां पर मैंने अभी कहा कि ये जो है और ये जो लोग हैं, ये लोग इस ट्रेड वॉर से अलग होने वाले हैं।
और यहीं से हम लोगों को देखिए, जब पढ़ना है तो सब चीजें क्लियर करके पढ़ा जाए। तो पुर्तगीज और डच कहीं ना कहीं अलग होंगे। क्यों अलग होंगे इसको भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो हम अगर इस चीज को समझने का प्रयास करें तो 1661 में आपको चलना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पुर्तगीज और डच जो है, इस दोनों जो है इस ट्रेड वॉर से अलग इसलिए हो जा रहे हैं कि इन 1661 में चार्ल्स सेकंड सर, चार्ल्स प्रिंस, चार्ल्स सेकंड कहां है? कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो है ब्रिटिश, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स सेकंड है सर। और 1661 में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि चार्ल्स सेकंड जो इंग्लैंड के हैं, इन्हें एक प्रकार से देखा जाए ये ब्रिटिश है, इसकी जो शादी हो रही है, इसकी जो शादी हुई थी वो किसके साथ हुई है? कैथरीन ब्रिगांजा। तो कैथरीन ब्रिगांजा कौन है? प्रिंसेस है सर, पुर्तगाल की राजकुमारी। तो स्वाभाविक रूप से पुर्तगालियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में निश्चित रूप से एक मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप हुई, वैवाहिक संबंध स्थापित हुए और वहीं से उन दोनों के बीच में ट्रीटी हुई। तो यहां पर इस बात को समझना, क्योंकि मैंने अभी कहा कि आप कह सकते हैं कि सर चारों कंपनियां आपस में क्यों नहीं लड़ी, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आखिर रीजन क्या है, और उसी संदर्भ में हम लोगों को कहीं ना कहीं इन चीजों को पढ़ना है। तो कैथरीन ब्रिगांजा की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो मैरिड हो रही है यहां पर कैथरीन ब्रिगांजा, ये कैथरीन ब्रिगांजा ये कहां की हैं? तो स्वाभाविक रूप से पुर्तगाल की राजकुमारी हैं। तो इस प्रकार से कहीं कहीं पुर्तगाल की ये राजकुमारी हैं, प्रिंसेस हैं। इनकी शादी कुल मिला के ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स सेकंड के साथ होती है। और जब इन दोनों के बीच में कुल मिला के कहीं ना कहीं विवाह होता है तो ये हम कह सकते हैं कि पुर्तगीज और ब्रिटिश के बीच में, अब यहीं से आप देखिए ब्रिटिश के बीच में कौन से संबंध स्थापित हो गए? तो पुर्तगीज और ब्रिटिश के बीच में मैट्रिमोनियल, वैवाहिक संबंध सर, मैट्रिमोनियल संबंध जो है, रिलेशनशिप कहीं ना कहीं यहीं पर स्टैब्लिश होती है सर। और इस तरीके से जब ये मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होगी तो अब क्या होगा? इन दोनों के बीच में कुल मिला के यानी एक तरह से पुर्तगीज और ब्रिटिश के बीच में ट्रीटी हो जाएगी। ट्रीटी, संधि सर, यानी इन दोनों के बीच में ट्रीटी हो रही है, संधि हो रही है। और इस संधि से ये हुआ कि अब हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। यार क्यों लड़ेंगे यार? पुर्तगालों वालों का कुल मिला के जीजा जी हैं अब ब्रिटिशर्स, क्यों लड़ेंगे? यहां तक कि इस संधि के बाद पुर्तगीज गेव टू बॉम्बे, पुर्तगालियों ने बंबई दे दिया सर एक डाउरी, दहेज के रूप में। यानी कहीं ना कहीं इस शादी के बाद अगर हम देखते हैं तो पुर्तगीज गेव टू बॉम्बे टू ब्रिटिश, इसकी बड़ी लंबी कहानी है, मैं कभी बताऊंगा। टू ब्रिटिश किस रूप में? डाउरी, दहेज के रूप में। दहेज के रूप में इस प्रकार से पुर्तगालियों ने क्या किया? बंबई उठाकर अंग्रेजों को दे दिया। और जब ये मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप बन जाता है, स्वाभाविक रूप से कहीं कहीं वैवाहिक संबंध जब स्थापित हो जाते हैं तो इन दोनों के बीच में ट्रीटी हो जाती है। और इस तरह से पुर्तगाली अब अपने को गोवा तक ही सीमित रखेंगे। और यहीं से हम कह सकते हैं कि इस ट्रेड वार से एक प्रकार से कौन अलग हो गए? तो इस ट्रेड वार से पुर्तगाली अलग हो जाते हैं, पहली चीज। अगर डचों की बात करें सर, थोड़ा सा अगर डच कैसे अलग हो रहे हैं तो कहीं न कहीं इस ट्रेड वॉर से अगर बात करते हैं तो इस ट्रेड वॉर से डचों की भी बात जानना जरूरी है कि डच क्यों अलग हो गए। अब डचों की बात अगर करते हैं तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां अगर हम समझ लेंगे ना सर तो सब बतिये जम जाएगा। और इस तरह से अगर हम यहां पर थोड़ी सी चीज को समझने का प्रयास करें तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि डचों ने तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा सेंटर बना रखा था, पुलिकट, तमिलनाडु में। और डचों ने जब कहीं ना कहीं एक प्रकार से पुलिकट में एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर स्थापित कर लिया है तो यहां पर सोने का सिक्का भी ये चला रहे हैं, गोल्ड कॉइन, पैगोडा, यानी इन्होंने पैगोडा नामक एक गोल्ड कॉइन्स भी चलाया है, सोने का सिक्का भी चलाया है। यहां पर इनका प्रभाव बढ़ रहा है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु स्वाभाविक रूप से सर केरल तक का एरिया जो है, आप ध्यान रखिएगा कौन सी स्टेट है? त्रावणकोर। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो त्रावणकोर
ये त्रावणकोर स्टेट है सर, और त्रावणकोर स्टेट का किंग इस समय बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, और उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो कहीं न कहीं राजा मार्तंड वर्मा। तो एक तरह से देखा जाए तो राजा किंग जो यहां त्रावणकोर का जो किंग है, किंग मार्तंड वर्मा, इनके बीच में और कहीं कहीं डचों के बीच में एक प्रकार से क्या होने जा रहा है, तो जब यहां पर डच अपने को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो इनके बीच में ट्रेड को लेकर कुछ ना कुछ डिस्प्यूटेड हुए, और जब इस प्रकार का डिस्प्यूटेड होने लगा तो स्वाभाविक रूप से 1741 में, यह बात ध्यान रखना, इन 1741 यानी कहीं ना कहीं इस मार्तंड वर्मा ने क्या किया, डचों को बैटल ऑफ कोलाचल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कभी भी आता है इन 1741 में बैटल ऑफ जो कोलाचल हो रहा है, उस बैटल ऑफ कोलाचल में डचों को बुरी तरह से कहीं ना कहीं किसने हरा दिया, मार्तंड वर्मा ने। यानी एक प्रकार से बैटल ऑफ कोलाचल, ये याद रखिएगा सर, कोलाचल, बैटल ऑफ कोलाचल में कहीं ना कहीं एक प्रकार से मैं यहां पर लिख देता हूं कोलाचल, बैटल ऑफ कोलाचल में इस तरह से बहुत बड़ी डिफीट किया, यानी केरल के राजा मार्तंड वर्मा ने डिफीटेड ऑफ डचेज, यानी कहीं ना कहीं मार्तंड वर्मा कुल मिला के इस बैटल ऑफ कोलाचल में बड़े पैमाने पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर देते हैं, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इससे कहीं ना कहीं बैटल ऑफ कोलाचल के बाद जब डच हार जाते हैं तो डचों का बहुत हैवी लॉस कुल मिला के इस युद्ध में हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि दक्षिण से डच एक तरह से उजड़ जाते हैं, डच खत्म से हो गए, क्योंकि इस बैटल के बाद सफर्ड मतलब इतना जो है कुल मिला के नुकसान हुआ कि सफर्ड कुल मिला के एक वेरी लॉस इस युद्ध के बाद। तो हम कह सकते हैं यहां पर यही चीजें आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती हैं कि इस बैटल के बाद बहुत ज्यादा हैवी लॉस को ना के कहीं कहीं यानी डच सफर्ड ए वेरी हैवी लॉस आफ्टर दिस कहीं ना कहीं बैटल, यानी कोलाचल युद्ध के पश्चात कहीं ना कहीं अंग्रेजों को डचों को बहुत बड़ा नुकसान यहां पर उठाना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से मैंने अभी कहा कि यहां से तो पूरी तरह से मामला खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं कि यहां पर भी एक 1741 के बाद एक बैटल और होने जा रहा है, और उस बैटल की बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं डचों ने अब बंगाल में भी अपने को स्टैब्लिश किया है, और जब कहीं ना कहीं इस बंगाल की बात अगर कर लेते हैं, बंगाल की बात कर लेते हैं, तो बंगाल में डचों का एक बहुत बड़ा सेंटर था चिंसुरा, इस बात को ध्यान रख लेना। लेकिन सर बेदरा यानी बैटल ऑफ बेदरा कब हो रहा है, जरा ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ बेदरा ये कब हो रहा है, 1759, किसके बीच में, तो स्वाभाविक रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसमें कुल मिला के ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से डचों की ऐसी की तैसी कर दी, यानी यहां पर भी डच पूरी तरह से हार जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से इस युद्ध में ब्रिटिश डिफीटेड, यानी ब्रिटिश ने कुल मिला के कहीं कहीं एक प्रकार से इन डचों को क्या किया, डिफीट किया, ठीक है, यहां पर भी डच हार गए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे पहले अगर बात करते हैं कि आखिर बंगाल के अंदर अंग्रेज क्यों नहीं चाहते हैं कि डच रहें, सर थोड़ा सा अगर पूछे जाएंगे तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757, 23 जून 1757 में अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ब्रिटिशर्स ने अपने को बंगाल में स्टैब्लिश कर लिया, सर किंग मेकर हो गए। इन 1757 में अगर देखते हैं आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी वह युद्ध है जिसको कहा जाता है कि इसने एक प्रकार से मिडिल पीरियड को कुल मिला के समाप्त कर दिया, एंड कर दिया, और मॉडर्न एज की शुरुआत कर दी।
प्लासी ने कहीं ना कहीं बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना कर दी, मैं यह कहना चाहता हूं। तो यहां पर देखते हैं कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एक किंग मेकर की भूमिका में आ गए। यानी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश इन बंगाल। ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश्ड इन बंगाल। और यहां से आप ये देखिए कि इसके बाद कुलनाकी किस भूमिका में आ जाते हैं, किंग मेकर। क्योंकि इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मारा जाएगा और उसके बाद मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया जाएगा। तो किंग मेकर के कुलनाके करने की भूमिका में जब आ गए तो चाहेंगे कि डच लोग आए या दूसरी कंपनी के लोग आए। और इसीलिए 1759 में इस प्रकार से बैटल ऑफ बेदरा हुआ, जिसमें पूरी तरह से डच पराजित हो जाते हैं और डचों को यहां से भागना पड़ा। डचों ने अपने को विड्रॉ कर लिया और कहां चले जाए, स्पाइसेस आइसलैंड। स्पाइसेस आइसलैंड चले जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर इंडोनेशिया, मलेशिया। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं डचों ने अपने को विड्रॉ किया, कहां से, फ्रॉम, यहां से, इंडिया से। तो इस प्रकार से जब इस युद्ध में डच हार जाते हैं तो डच कहां चले गए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो डच अपने को कहां एस्टैब्लिश करेंगे, एक प्रकार से स्पाइस आइसलैंड। चले गए सर, कहां पर, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मलाया, इन क्षेत्रों में ये लोग चले जाते हैं। अब जब ये यहां से चले गए, यानी एक प्रकार से मेरा ये कहने का मतलब है कि आप 1661 में जब के मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप होता है तो पुर्तगीज अपने को ट्रीटी के द्वारा अपने को कहीं ना कहीं गोवा तक स्टैब्लिश कर लेते हैं। और जहां तक डचों की बात है तो साउथ में बैटल ऑफ जब कोलाचल होता है तो उसमें एक प्रकार से साउथ में इनकी स्थिति बहुत ज्यादा कुल के लॉसेबल हो जाती है, नुकसानदेह हो जाती है। और आफ्टर द बेदरा इस तरीके से इनको यहां पर भी विड्रॉ करना पड़ता है और इस तरीके से ये माइग्रेट कर जाते हैं और इस तरह से स्पाइस आइसलैंड यानी इंडोनेशिया की तरफ ये मूवमेंट कर जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके से जो दो मैन कंपनियां थी वो इस ट्रेड वॉर से अपने को अलग कर लेती हैं और जब ये अलग हो जाती हैं तो दो ही कंपनियां तो बच गई सर। अब ये जो दो कंपनियां हैं इनके बीच में स्वाभाविक रूप से संघर्ष होगा और वो दो कंपनियां कौन है, तो एक है ब्रिटिश एंड फ्रेंच। और अगर इनके इतिहास को हम पढ़ें तो इन इनिशियल पीरियड यानी प्रारंभिक समय में, इन इनिशियल पीरियड ये सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस कहां करती हैं, ट्रेड पर। यानी एक तरह से शुरुआती समय में अगर हम आप देखते हैं तो इनिशियल पीरियड में ये अपने को सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पर कहीं ना कहीं फोकस करती हैं। यहां तक कि एक प्रकार से देखा जाए तो इन ब्रिटिशर्स का तो एक स्लोगन ही था, और स्लोगन क्या था, ट्रेड। यानी ब्रिटिशर्स का स्लोगन है ट्रेड नॉट टेरिटरी, यानी हमको व्यापार करना है, हमको भूभाग नहीं चाहिए। ये इनका कुल मिला के ब्रिटिशर्स का स्लोगन है। लेकिन अंततः प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी क्योंकि दोनों कंपनियां यहां भारत से व्यापार करना चाहती हैं और जब दोनों भारत से व्यापार करना चाहिए हैं तो स्वाभाविक रूप से इनके बीच में एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा और संघर्ष स्वाभाविक है। और उसका कारण क्या है ये थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं। तो इसका कारण क्या है, आफ्टर सम टाइम both companies involved in politics of India। बस यहीं से गड़बड़ होगी। नहीं, जब तक ये व्यापारी थे, जब तक ये ट्रेडर थे, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे। क्यों, वाई? यानी कहीं ना कहीं आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आखिर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का रीजन क्या है।
तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का अगर हम कारण देखते हैं, अगर उस कॉज को देखने का प्रयास करें कि आखिर कैसा क्या कारण है, तो पहला कारण है कॉमर्शियल। सर व्यापारी है ना, तो कुछ फायदा चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, तो कॉमर्शियल मोनोपोली। अब स्वाभाविक रूप से एक प्रकार से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने के पीछे पहला कारण क्या है कि कॉमर्शियल मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार चाहिए सर हमको व्यापारिक एकाधिकार चाहिए, कॉमर्शियल मोनोपोली, और दूसरा कॉमर्शियल फैसिलिटीज भी चाहिए सर। यानी यहां के जो किंग है, यहां के जो राजा महाराजा हैं, उनसे कुल मिला के कुछ सुविधाएं भी चाहिए। तो दूसरा हम यहां पर कह सकते हैं पहला, और दूसरा कारण क्या है, कॉमर्शियल फैसिलिटीज, कॉमर्शियल फैसिलिटी चाहिए। यानी ये एक प्रकार से देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से शुरुआत में दोनों कंपनियां ट्रेडर हैं, ये आप बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं, लेकिन बाद में जब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगे तो निश्चित रूप से कहने की संघर्ष होगा। क्यों? क्योंकि हमको कहने की व्यापारिक एकाधिकार चाहिए, कमर्शियल मोनोपोली चाहिए भारत से, और दूसरा क्या चाहिए, कमर्शियल फैसिलिटीज कहां से, यहां के राजा महाराजाओं से। तो अब इन बात जब आ जाएगी तो इस तरीके से अब यहीं से कर्नाटिक वॉर का जन्म होगा। अब हम कर्नाटिक पढ़ रहे हैं तो उसको भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर ये कर्नाटिक है क्या, और इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को यहां फिर चलना पड़ेगा। चलिए इसको भी समझ लिया जाए। आप इसको थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास अगर करेंगे तो आप यहां पर देखिए कि इस रीजन को हम लोग जो है कर्नाटिक कह रहे हैं, इस रीजन को, ये है कर्नाटिक, ये है कर्नाटक सर। और इस समय कर्नाटक की कैपिटल अगर यहां पर बात कर लेता हूं तो यह है अर्काट, यह है अर्काट, अर्काट, ठीक है, कहीं KAT भी लिख दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कर्नाटक में इस समय जो नवाब है वो है अनवरुद्दीन, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये अनवरुद्दीन इस समय नवाब साहब हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। तो कर्नाटक के जो नवाब हैं, नवाब वो कौन है, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन, ठीक है सर, अनवरुद्दीन, ये कर्नाटक के नवाब। अब इनके समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन साहब के समय में ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है क्या मामला, इसको समझा जाए। यानी एक प्रकार से यहां पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो जस्ट लाइक मद्रास, जिसको हम चेन्नई कहते हैं, मद्रास, ये मद्रास किसके पास है, तो स्वाभाविक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। मद्रास से नीचे ही अगर थोड़ा सा यहां पर अगर बात कर लेता हूं तो ये जो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वो है फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड। ये किसके पास है, तो ये जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यानी सॉरी इसके नीचे ही अगर हम थोड़ा सा रंग बदल देते हैं जिससे आप लोगों को भी सुविधा हो जाए, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ये जो है पौंडीचेरी है, और पौंडीचेरी किसके पास है, यानी मद्रास के जस्ट नीचे ही क्या है, पौंडीचेरी बना हुआ है। तो ये पौंडीचेरी की बात अगर करते हैं, पौंडीचेरी, तो ये किसके पास है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। इसके नीचे अगर बात करते हैं तो ये जो है फोर्ट सेंट डेविड है, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट डेविड, ये किसके पास है, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। यानी पहले मद्रास आपको देखने को मिल रहा है, फिर पौंडीचेरी, पौंडीचेरी किसके पास है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक तरह से यहां पर अगर बात करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट जगह है और वो है कराईकल, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, सबसे लास्ट में। और कराईकल जो है एक प्रकार से फ्रांसीसियों के पास है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कराईकल की बात अगर करते हैं, कराईकल, कराईकल, अब देखिए मद्रास किसके पास आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। पौंडीचेरी किसके पास है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। फोर्ट सेंट डेविड किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। और कराईकल किसके पास है, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी एक दूसरे के नीचे सब टिके हुए हैं,
क्लियर हो रही है मेरी बातें? तो अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो रही हैं तो यहां पर ध्यान रखना कि ये मद्रास हो गया, ये पौंडीचेरी हो गया, पौंडीचेरी हो गया, ये फ्रेंच के पास है। मैं इसलिए कहानी पूरी सुना रहा हूं कि मद्रास अंग्रेजों के पास है, पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के पास है, फोर्ट सेंट डेविड जो नीचे है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के पास है, और कराइकल जो है फ्रांसीसियों के पास है। ये आपको इसलिए कहा सुना रहा हूं क्योंकि ये चारों की चारों जो सेटलमेंट है यानी जो ट्रेड सेंटर बने हुए हैं वो एक प्रकार से कर्नाटक के अंदर आते हैं, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास है। ये जो है आपको ये बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ये जो कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया का नाम कोरोमंडल है। कोरोमंडल, ये कोरोमंडल है। और स्वाभाविक रूप से ये जो एरिया है, इस तरह से ध्यान रखना, ये जो एरिया है ये ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट। यानी एक प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि जो ईस्टर्न घाट है और कोरोमंडल के जो बीच का जगह है उसी को कर्नाटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये पूरा बेल्ट क्या है? तो कर्नाटक, ये कर्नाटक है सर, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कोरोमंडल और ईस्टर्न घाट के बीच का जो एरिया है वो कर्नाटक है। और कर्नाटक का मालिक कौन है इस समय? तो कर्नाटक का नवाब जो है वो नवाब जो है अनवरुद्दीन। क्लियर है मेरी बातें? और अनवरुद्दीन के ये सब टीनेंट हैं, किराएदार हैं। यानी मैंने अभी कहा कि जो चारों के चारों सेटलमेंट यानी बस्तियां जो बसी हुई हैं, सेटलमेंट जो बसे हुए हैं, ये जो चारों के चारों सेटलमेंट या कुल मिला के ट्रेड सेंटर हैं, वो चारों के चारों जो किराएदार हैं वो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के हैं। इसीलिए अगर इनके बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिक की होगी यानी अनवरुद्दीन की होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का कारण क्या है, रीजन क्या है। तो अगर हम यहां पर बात कर लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से मैंने अभी कहा कि चारों के चारों कुल मिला के जो ट्रेड सेंटर हैं वो एक प्रकार से किसके अंदर आते हैं? कर्नाटक। और ये लोग पैसा पे करते हैं, टैक्स देते हैं। ये जितने भी ट्रेड सेंटर हैं यहां पर ये लोग कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पे करते हैं। मैंने कहा ना कि जस्ट लाइक ए टेनेंट, किराएदार। अब हम यहां पर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। आखिर कारण क्या है? तो यहां पर इतनी बातें अगर समझ में आ गई है और मैंने कहा कि दोनों चारों जगह बसे हुए दोनों कंपनियों के बीच में संघर्ष चल रहा है, तो अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि कॉजेज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, तो कॉजेज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में अगर हम बात करें तो पहला है वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। मैं डिटेल में कुल के पिछले वाले वीडियो में इस बात को समझा चुका हूं। तो ये ऑस्ट्रियन सक्सेशन यानी पहला कारण जो है वो क्या है? तो एक तरह से जब कुल के यूरोप के अंदर अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ेंगे उसका प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में भी इन दोनों की कॉलोनी है, और उसका प्रभाव कहीं कि इंडिया पर भी पड़ेगा। तो यहां पर हम पढ़ सकते हैं पहला कारण क्या है? वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। और दूसरा कारण क्या है भाई? पहला कारण तो आपने बता दिया कि भाई यूरोप के कुल के वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप। आपने तो बात बता दिया कि सर कुल के आपस में ये लोग जो है ऑस्ट्रेलिया में लड़ रहे, लेकिन राइवलरी बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच, यहां पर भी तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो राइवलरी बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश एंड फ्रेंच, यानी दोनों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है वो भी इस युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण है। तो मेरा कहना है वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन आपने यानी ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, और दूसरा राइवलरी बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच। अब यहां पर जब ऑस्ट्रियन सक्सेशन शुरू हो गया
यानी यूरोप में जब दोनों देश लड़ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा मैं पीछे चलना चाहता हूं, और यहां पर जब कहीं ना कहीं चलते हैं तो ये पौंडीचेरी में एक बहुत ही टॉप क्लास का कहीं ना कहीं गवर्नर है फ्रांसीसियों का, जिसका नाम है डुप्ले। यानी यहां पर पौंडीचेरी जो हेड क्वार्टर है फ्रांसीसियों का, यहां पर इनका जो गवर्नर है उसका नाम है एक प्रकार से डुप्ले। वैसे नाम ये आता है डुप्लेक्स, ये नाम आता है। वैसे नाम है डुप्ले, बोलचाल में डुप्ले डुप्ले बोला जाता है, लेकिन डुप्लेक्स, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर हम यहां पर डुप्लेक्स की बात करते हैं, सॉरी, ये है डुप्ले बोलते हैं, DUPLEY। तो यहां पर डुप्ले है, लेकिन एक तरह से ध्यान रखना कि मद्रास में अंग्रेजों का भी तो कोई गवर्नर होगा। तो मद्रास में जो अंग्रेजों का गवर्नर है वो है मोर्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और इस तरीके से दोनों ही कुल के शक्तिशाली हैं, योग्य हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर हम यहां मद्रास की बात करते हैं तो एक गवर्नर अंग्रेजों का जो है वो है मोर्स। मोर्स ये इंग्लिश गवर्नर है, यहां डुप्ले है। और सर डुप्ले बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, थोड़ा सा डुप्ले की बात जानना जरूरी है, क्योंकि डुप्ले पहला व्यक्ति है। क्या पहला व्यक्ति है? डुप्ले वाज द फर्स्ट यूरोपियन हु रियलाइज्ड दैट, वो संभव समझ गया था एन एम्पायर कुड बी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। यानी डुप्ले पहला व्यक्ति है जो इस बात को समझ चुका है कि एक तरह से इंडिया में एम्पायर स्टैब्लिश किया जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसको यहां पर बात कर सकता हूं तो डुप्ले वाज द फर्स्ट यूरोपियन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है महाराज, यूरोपियन। Duplé was the first European who realized that an empire could be established in India। यानी पहला कुलनाकी यूरोपियन है जो समझ गया था कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को या किसी भी यूरोपियन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। और यहां तक इस डुप्ले के विषय में दूसरी भी जो बात कर सकते हैं, तो फाउंडर ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, जिस एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वेलेजली के साथ जोड़ा जाता है इस सब्सिडियरी अलायंस को, वास्तव में देखा जाए तो सब्सिडियरी अलायंस का जो फाउंडर है वो यही व्यक्ति है। यानी कहीं ना कहीं जो फाउंडर है वो मैंने अभी कहा अलायंस, उसका फाउंडर यही व्यक्ति है। कभी हम सब्सिडियरी अलायंस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि यहां अगर थोड़ा सा पीछे ले जाकर कुछ चीजें समझाना चाह रहा था कि अब यहां पर पौंडीचेरी में डुप्ले ने एक प्रकार से मद्रास के गवर्नर मोर से कहा कि देखो भाई, यूरोप में जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, यहां पर जो कुछ भी एक प्रकार से ऑस्ट्रियन सक्सेशन के लिए जो कुल के बैटल हो रहा है, वॉर हो रहा है, उसको छोड़िए, हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। अच्छी बात है, नहीं लड़ेंगे भैया, बहुत अच्छी बात आपने कहा। लेकिन इसी समय एक इंग्लिश कैप्टन है सर मद्रास में, बार्नेट नहीं माना, और बार्नेट ने अटैक कर दिया सर फ्रेंच फ्लीट पर, लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। यानी यहां से एक प्रकार से आप यहां पर ध्यान रखिए कि दोनों ही कंपनियों के बेड़े होंगे, फ्लीट होंगे। तो यहां से क्या करता है कि बार्नेट एक प्रकार से पौंडीचेरी में, यानी भाई मद्रास और पौंडीचेरी लगे हैं, बे ऑफ बंगाल लोकेशन है दोनों की, तो यहां से एक तरह से इसने क्या किया कि फ्रेंच फ्लीट पर अटैक कर दिया और कुछ जहाज समुद्र में डूब गए। बस यहीं से मामला बिगड़ गया। यानी हमने कहा कि द इंग्लिश कैप्टन बार्नेट अटैक्ड द फ्रेंच फ्लीट, इस प्रकार से यहीं से युद्ध का कारण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि करंट जो रीजन था वो ये था कि द इंग्लिश कैप्टन बार्नेट
इसने अटैक किया सर, और इसने अटैक जब कर दिया द फ्रेंच फ्लीट पर, द फ्रेंच फ्लीट, फ्रेंच फ्लीट पर, कहां पर थी लोकेटेड थे? लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। बस यहीं से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिस इंसिडेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट कर्नाटक वॉर। दिस इंसिडेंट मार्क बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट कर्नाटक वॉर। बस यहीं से सब शुरू हो गया। यानी मैंने यह कहा कि जो इसने घटना किया है, इस प्रकार से इंग्लिश कैप्टन बार्नेट ने, इस इंसिडेंट ने बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, यहीं से मामला अब बिगड़ जाएगा। बहुत लंबी कहानी है। इस प्रकार से डुप्ले क्या करता है कि मॉरिशस के फ्रेंच गवर्नर ला बोर्देने को कॉल करता है, भाई आओ मेरी मदद करो, क्या करना है। इस प्रकार से हम लोगों को इसका बदला लेना है भाई। ला बोर्देने साहब जो है लेकर जो है जहाज फहाज सब लेकर, शक्ति पूरा लेकर चले, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सितंबर 1746 में डुप्ले कैप्चर्ड मद्रास। यानी डुप्ले ने कुल मिला के मद्रास को कैप्चर कर लिया सर। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, लंबी कहानी है। मॉरिशस के गवर्नर साहब जब ला बोर्देने साहब आते हैं और इस प्रकार से युद्ध की बात होती है, लेकिन अंग्रेजों ने उनको पैसा रुपया दे दिया, वो भाग गए, फिर दोबारा मॉरिशस चले आए। लेकिन डुप्ले मानने वाला व्यक्ति नहीं है भाई। डुप्ले ने कहा कोई बात नहीं। डुप्ले ने अपने पावर के बल पर अंततः इस तरीके से जो है फ्रेंच, या डुप्ले कह सकते हैं, डुप्ले कैप्चर्ड मद्रास। डुप्ले ने जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा सेंटर था मद्रास, उसको कैप्चर कर लिया इन सितंबर 1746, इन सितंबर 1746। क्योंकि जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है वो स्वाभाविक रूप से 1746 टू 1748 होगा, और यहां से बिगिनिंग हो गया। मैंने कहा ना कि दिस इंसिडेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, और इस प्रकार से कुल मिलाकर उसका बदला डुप्ले ने तत्काल ले लिया। यानी कि डुप्ले कैप्चर्ड मद्रास इन सितंबर 1746। अब क्या होगा जब इस प्रकार से यहां पर अगर बात कर लेते हैं, मैंने अभी कहा कि मद्रास रखा हुआ है, और इस मद्रास के ऊपर एक प्रकार से पौंडीचेरी ने, यानी फ्रेंच लोगों ने कब्जा जब कर लिया, तो ये कहां भाग कर जाएंगे? तो ये अपने बाप के पास भाग के जाएंगे, जिसका नाम है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन के पास भाग कर गए। अंग्रेज भाग कर जाते हैं किसके पास? अंततः कहीं कहीं क्योंकि मद्रास पर तो अंग्रेजों का कब्जा हो चुका है, फ्रांसीसियों का कब्जा हो चुका है, तो अंग्रेज हेल्प के लिए भाग कर गए। अंग्रेजों ने कहा प्रभु कुल के देखिए ना, इस तरीके से हमारी मार पिटाई बहुत ज्यादा हो गई है, अब हम क्या किया जाए, लेकिन आपको हमको हेल्प देना पड़ेगा। शॉर्ट हेल्प, हेल्प चाहिए महाराज, हमको कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए, आप हमारी मदद करिए। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरह से चीजें पूछी जा सकती हैं। यानी यहां से अब ये अंग्रेज भागकर कुलना के कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास आए, माई बाप कुलना के हमारी ऐसी की तैसी डुप्ले ने कर दिया है, प्लीज हेल्प टू मी, शॉर्ट हेल्प। हेल्प करिए महाराज। इस प्रकार से अनवरुद्दीन क्या कहता है? नो फाइट, नो फाइट इन कर्नाटक। तत्काल उसने कहा कुलना के डुप्ले को कि आप कर्नाटक में किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं करेंगे, हट गया वहां से। सर डुप्ले नाम है उसका, जो अनुभव कर चुका है, रियलाइज कर चुका है कि भारत के अंदर भारत के अंदर एक एम्पायर भी स्टैब्लिश किया जा सकता है। क्या कहता है? वी विल कन्क्वर मद्रास एंड गिव इट टू यू। मैं आप ही को तो दूंगा।
डुबले ने कहा, अरे महाराज आप इनके चक्कर में काहे पड़ रहे हैं, आप यह बताइए कि कितना रुपया ये देते हैं। मद्रास से सबसे ज्यादा टैक्स कुल मिला के बे ऑफ बंगाल का जितना ट्रेड हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा कुल मिला के फायदा मद्रास उठा रहा है, हमको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये कितना दे रहा है, जितना दे रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा मैं दूंगा। और साथ में डुप्ले ने कहा कि वी विल कनकर मद्रास एंड गिव इट टू यू अवर सेल्फ, मैं स्वयं दूंगा सर। अनवरुद्ध ने कहा रुपया भी दे रहा है, मद्रास भी जीत के दे रहा है, पर चुप हो गया। यहां पर इस बात को ध्यान रखना, इस तरह से डुप्लेक्स क्या करता है, डिप्लोमेसी। डुप्लेक्स ने क्या किया, वी विल कॉन्कर मद्रास। मैं सर मद्रास इसलिए जल रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप ही के लिए तो जीत रहा हूं। वी विल कॉन्कर मद्रास एंड गिव इट टू यू, एंड गिव इट टू यू, मैं स्वयं दूंगा महाराज, आपको आकर स्वयं दूंगा। अवर सेल्फ्स, मैं स्वयं आपको आकर दूंगा। वी विल एंड इट गिव इट टू यू, मैं स्वयं आपको जीत कर दूंगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप यह ध्यान रखना कि डुप्ले ने यहां पर डिप्लोमेसी का सहारा लिया। डिप्लोमेसी, कूटनीति, क्योंकि जैसे ही अंग्रेज रोते हुए भाग कर गए कि महाराज हमारा सब कुछ लुट गया, तो इसने यह कहा कि नो फाइट इन कर्नाटक। तो डुप्ले ने कहा महाराज आपको मद्रास भी जीत कर देंगे और जितना रुपया दे रहे हैं उससे कई गुना देंगे। वी विल कॉन्कर मद्रास एंड गिव इट टू यू अवर सेल्फ, मैं स्वयं दूंगा। अनवरुद्दीन चुप हो गया। अनवरुद्दीन ने कहा था तो अच्छा है यार, लेकिन बेटा अनवरुद्दीन तुमको चीट किया जा रहा था, तुम समझ ही नहीं पाए। और हिंदुस्तान के राजा महाराजा कुल मिला के देखिए, मैं सही बताऊं ना, अंग्रेज इस बात को समझ गए थे। इनको चाहिए क्या, शराब चाहिए, और क्या चाहिए, बोले लड़की चाहिए सर, इनको लड़की चाहिए, बेचते रहो। बोले साहब कौन सी है, बोले मेड इन इंग्लैंड, बोले साहब बोले मेड इन ईरान, बोले साहब क्या, बोले मेड इन अफगानिस्तान, बोले साहब मेड इन मिस्र, लेते जाइए महाराज। हो गया खेल सर, आपने पूरे हिंदुस्तान का कुल मिला के क्या कर दिया, सौदा कर दिया कुछ चीजों के लिए। क्या नाम है, शराब और शबाब। हो गया खेल सर। आप यहां पर समझिए। लेकिन डुप्ले ने जब कैप्चर कर लिया, बट आफ्टर कैप्चरिंग मद्रास डुप्लेक्स टू कंट्रोल ओवर इट, डुप्ले ने स्वयं उस पर नियंत्रण कर लिया। यानी उसने दिया नहीं, आपको थोड़ी देर के लिए शांत रखा। और इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो बट आफ्टर कैप्चरिंग मद्रास, मद्रास को जब उसने जीत लिया, डुप्ले टुक कंट्रोल ऑफ इट, डुप्ले टुक कंट्रोल, स्वयं कंट्रोल कर लिया। उसने स्वयं कंट्रोल कर लिया। क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर सकते हो। ऑफ इट हिमसेल्फ। यहां पर इन बातों को समझने की जरूरत यह है कि सर इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि एक प्रकार के कुछ समय के लिए अनवरुद्दीन को शांत रखा, और उसके बाद बट आफ्टर कैप्चरिंग मद्रास डुप्ले टू कंट्रोल ऑफ इट हिमसेल्फ, स्वयं कहीं ना कहीं नियंत्रण कर लिया। बस कुल मिला के कहीं ना कहीं यहीं से सेंट थोमे के बैटल की, या सेंट थोमे का जो युद्ध हो रहा है उसका जन्म हो जाता है। बैटल ऑफ सेंट थोमे, बैटल ऑफ अड्यार, क्योंकि अड्यार नदी के तट पर होगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो मैंने अभी कहा कि ये जो है मद्रास है, ये पौंडीचेरी है, और मद्रास के पास ही ये जगह है बैटल ऑफ सेंट थोमे, बैटल ऑफ सेंट थोमे, ये सेंट थोमे जगह है। सेंट थोमे। अब इस प्रकार से इनको यह लगा अनवरुद्दीन को कि हम सब कुछ जीत जाएंगे, तुम कुछ नहीं जीत पाओगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहां पर अब हम लोग जो है चीजों को समझें तो यहां पर बैटल ऑफ सेंट
थोमे। इसको बैटल ऑफ अड्यार भी कहा जाता है क्योंकि अड्यार के तट पर हो रहा है, तो इसको बैटल ऑफ अड्यार, बैटल ऑफ अड्यार भी इसको कहते हैं। तो इसको बैटल ऑफ सेंट थोमे भी कहा जाता है, बैटल ऑफ अड्यार कहा जाता है। यहां पर चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सर आप कर क्या रहे थे। आपने ना तो अपनी आर्मी के ऊपर कभी दिमाग लगाया, सभी हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं की एक ही कहानी है, ना तो आप लोगों ने अपनी आर्मी पर दिमाग लगाया, ना अपने एम्पायर को स्टैब्लिश करने पर, ना एडमिनिस्ट्रेशन पर, सिर्फ और सिर्फ अय्याशी, सिर्फ और सिर्फ कुर्मा के अय्याशी, जिसका फायदा अंग्रेज उठा ले गए। फ्रेंच कमांडर की बात करते हैं तो यहां पर जो फ्रेंच कमांडर है, फ्रेंच कमांडर की बात अगर करते हैं, कमांडर यहां पर कौन है? कैप्टन पैराडाइज। ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। 230 फ्रेंच सोल्जर है। आप इस बात को ध्यान रखिए सर, यानी मात्र 230 फ्रांसीसी सैनिक हैं और प्लस इन्होंने 700 क्या किया कि इस तरह से इंडियन कुछ लोगों को मिला लिया, यानी हम कह सकते हैं कि यहां पर कुछ इंडियन लोगों को मिला लिया, इनको भी हम सोल्जर कह सकते हैं। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी यहां पर आप देखिए कि फ्रेंच कमांडर जो है वो पैराडाइज है, कैप्टन पैराडाइज, और यहां पर मात्र 230 फ्रेंच सोल्जर हैं जो वेल ट्रेंड होंगे, बाकी उन्होंने 700 इंडियंस को मिलाया सर। अब आपकी तरफ से कौन आ रहा है? अनवरुद्दीन जी की तरफ से देखा जाए तो यहां पर जो कमांडर है उनको थोड़ा सा देख लिया जाए तो इस तरीके से यहां पर अनवरुद्दीन की तरफ से है जो कमांडर है वो है महफूज खां। महफूज खां यहां सर आप ये देखिए कि कहीं की मैक्सिमम जो लोग थे 1000, यहां पर कितने हैं? 10,000। एक लार्ज आर्मी है सर, लार्ज यानी एक बहुत विशाल सेना इसके पास है। 10,000 सोल्जर हैं सर। क्या हुआ? परिणाम बताना पड़ेगा। यानी मात्र 1000 फ्रांसीसी सैनिकों ने 10,000 कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों को इस युद्ध में, सेंट थोमे के युद्ध में पराजित कर दिया। इन दिस वॉर द फ्रेंच आर्मी डिफीटेड द लार्ज आर्मी ऑफ कर्नाटक। यानी इस प्रकार से इस वॉर का रिजल्ट अगर देखते हैं तो इन दिस वॉर द फ्रेंच आर्मी defeated the large army of कर्नाटक, या अनवरुद्दीन भी कह सकते हैं। आप यहां पर देखिए कि आपकी विशाल सेना को, कहीं कहीं 10,000 सिपाहियों की सेना को मात्र अगर देखें तो 230 सोल्जर्स डिफीट कर रहे हैं। वाई? बैटल ऑफ अड्यार एक्सपोज। आप बैटल ऑफ अड्यार से सर आपकी कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से जो आर्मी बेस्ड सिस्टम था वो एक्सपोज हो गया सर। यानी बैटल ऑफ अड्यार एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द आर्मीज। यानी हम कह सकते हैं कि बैटल ऑफ अड्यार इसने क्या एक्सपोज कर दिया? आपकी आर्मी को एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ
द आर्मीज ऑफ इंडियन रूलर। यानी आपकी पोजीशन कितनी डाउनफॉल कर गई है, इसको ये कहीं ना कहीं बता रहा है। यानी इस बैटल ऑफ अड्यार ने एक्सपोज कर दिया क्या, वीकनेस ऑफ द आर्मीज ऑफ द इंडियन रूलर्स। और क्या इसमें ध्यान रखना, कंपेरिजन टू द, यानी कंपेयर अगर देखा जाए तो वेल ट्रेन्ड आर्मी ऑफ द यूरोपियंस पावर, यानी इसके कंपेयर में आप बहुत कमजोर हैं। अगर इसको कंपेयर कर लिया जाए, कंपेरिजन कर लिया जाए, कंपेरिजन ऑफ वेल ट्रेन्ड आर्मीज ऑफ यूरोपियंस पावर, अभी तक आपकी विशाल सेनाओं को देखने के बाद कहीं कि सब डर के भाग रहे थे महाराज, लेकिन अब नहीं। बैटल ऑफ अड्यार एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द आर्मीज ऑफ द इंडियन रूलर, कंपेयर कंपेरिजन ऑफ वेल ट्रेन्ड आर्मीज ऑफ यूरोपियन पावर। खेल खत्म हो गया सर, आपका खेल खत्म हो गया। क्या होगा, इन द ईयर 1748, इन द ईयर 1748, चले जाइए वहां पर, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंडेड। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन एंडेड, समाप्त हो गया। और जब कहीं ना कहीं युद्ध समाप्त होता है तो ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपल, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपल, चैपल शब्द आता, हम लोग चैपल बोलते हैं, एक्सला-शैपल। अब इस ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपल की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस तरीके से, ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपल, एक्सला-शैपल, इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा कि मद्रास इस तरीके से फ्रांसीसी लोग अब अंग्रेजों को वापस कर देंगे, यानी मद्रास वाज रिटर्न टू ब्रिटिश, यानी फ्रेंच लोगों ने मद्रास, क्योंकि डुप्ले का कब्जा था ना, तो मद्रास वाज रिटर्न टू ब्रिटिश। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स को दोबारा मद्रास मिल जाता है। यूं कि हालांकि डुप्ले के कारण पलड़ा फ्रांसीसियों का भारी है, लेकिन मद्रास फिर भी उनको मिल गया। दी ब्रिटिश रिटर्न द, क्योंकि यह युद्ध अमेरिका में चल रहा है, इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने वहां लुइसबर्ग पर कब्जा कर लिया है जो फ्रांसीसियों की कॉलोनी थी, इसीलिए द ब्रिटिश रिटर्न द, इसी में दूसरा पॉइंट है, द ब्रिटिश रिटर्न द ब्रिटिश रिटर्न द लुइसबर्ग, लुइसबर्ग एक क्षेत्र है, एक टेरिटरी है, टेरिटरी इन अमेरिका, यानी अमेरिका में ब्रिटिश लोगों ने कहीं ना कहीं लुइसबर्ग पर कब्जा कर लिया है, तो वो क्या कर देते हैं कि द ब्रिटिश रिटर्न द लुइसबर्ग टेरिटरी इन अमेरिका, किसके पास, टू द फ्रेंच, टू द फ्रेंच। तो यहां पर थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कैसे हो रहा है, कौन कौन सी दो कंपनियां अलग हो रही हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, इसको हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था। इसी तरह की चीजें मैं आप लोगों के बीच में कभी कभी बीच बीच में लाता रहूंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिएगा। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो धमाके के साथ थोड़ा सा चैनल के साथ जुड़िए। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।